आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम एक नया तज्ज़िया लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ चाइना सी में जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो अमेरिका और चाइना कशीदगी हो रही है, इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ हम इस तमाम कशीदगी के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से कुछ मिसालों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। चंगेज़ खान और ख़वारिज़म शाह की जो लड़ाइयाँ हुई उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ थ्यूसिडाइडीज़ ट्रैप के मुतालिक बात की जाएगी, क्योंकि ये टर्म आजकल फ़ॉरेन रिलेशंस में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद नोटिफिकेशंस मिल सकें हमारी आने वाली वीडियोस के मुतालिक। थोड़ी सी बात करेंगे साउथ चाइना सी में, जहां इस हफ्ते चाइना ने ड्रिल्स की हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करी हैं और अपने बहरी जहाज़ों की मदद से मशक़ें की हैं, ताकि ये पता चलाया जा सके कि उसकी नेवी कितनी ताकत रखती है। इस पर फ़िलिपीन ने शदीद एहतजाज भी किया है, क्योंकि पार्सल आइलैंड्स के मामले पर उसका चाइना का फ़िलीपींस के साथ काफ़ी कशीदगी रही है, काफ़ी झगड़ा रहा है। इस वजह से फ़िलीपींस ने इस पर शदीद एहतजाज किया है। एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ़ ममालिक, चाइना के पड़ोसी ममालिक एहतजाज करते रहे हैं कि चाइना अब अपनी एक्सपेंशनिज़म को बढ़ा रहा है, अपने मिलिट्री मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उनको खौफ भी महसूस हो रहा है। यही वजह है कि अब एक ये ख़बर आई है कि जो अमेरिका ने 2 अपने बहरी बेड़े साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं। जैसा कि हम पहले भी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि ये बेड़े जो थे ये साउथ पैसिफिक में मौजूद थे, लेकिन अब ये साउथ चाइना की सी की हदूद में दाखिल हो गए हैं, जो बहुत ही कशीदा सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि आपको कि इंडियन और जापानीज़ नेवी ने भी साथ साथ ड्रिल की हैं। साथ ही साथ इंडोनेशिया ने भी इन मामलात पर एहतजाज किया है। तो अब लग ये रहा है कि चाइना का अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ जो हैं वो हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले ये खबर आई कि जब रशिया ने व्लादिवोस्टॉक, जो उनका एक शहर है, अगर आप साइबेरिया को पार करें तो उसके रूस के मशरक़ी किनारे पर यह मुल्क वाक़ है, जो चाइना के साथ इसकी सरहद भी मिलती है। साथ ही साथ ये नॉर्थ कोरिया की तरफ भी आता है। इसकी कोई सेलिब्रेशंस हुई हैं 2 दिन पहले, तो चाइना ने उस पर शदीद एहतजाज किया था, वो जो बहुत ही एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, क्योंकि अमूमी तौर पर रूस जो है वो चाइना का इत्तेहादी समझा जाता है, लेकिन यहाँ चाइना ने अपने इत्तेहादी को भी आंखें दिखाई हैं और कहा है कि व्लादिवोस्टॉक जो उसका शहर है, आप ये ना भूलें, हमारी तारीख़ ना भूलें कि 19वीं सदी के अवाइल तक ये शहर जो है वो चाइना की हदूद में शामिल था। तो इस हवाले से उनके डिप्लोमेट्स ने, उनके जो एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट्स की हैं, बड़ी एग्रेसिव ट्वीट्स की हैं, जिसमें ये बात कही गई है। तो अजीब व गरीब सूरत हाल सामने आ रही है कि चाइना अपने पड़ोसी ममालिक के साथ एक इंतहाई एग्रेसिव खारजा पॉलिसी, यानी शदीद गुस्से की, इस्तराब की पॉलिसी अपना रहा है। क्या वो फ़ायदा उठा रहा है कोरोना वायरस के, ये जो वबा फैल रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि चाइना इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चाइना का जो नुकसान है वो अभी बहुत ही कम हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका में जो एहतजाज हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, घेराव जलाव किया जा रहा है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों के बहुत सारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। और CNN ने भी ये लगाया है, अब क्या अमेरिका जो है क्या वाक़अतन अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, क्योंकि केओस नज़र आ रहा है वहाँ पर, इसलिए चाइना शायद अपने ताकत को बढ़ा रहा है। और ये चीज़ सूरत हाल अमेरिका में एक फेयर को जन्म ले रही है कि क्या वाक़अतन जो चाइना है वो राइजिंग सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है। इस ज़मीन में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत से ख़यालात, ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं अमेरिका में। यही वजह है कि यहाँ पर अब फॉरेन रिलेशंस के मामले पर थ्यूसिडाइडीज़ ट्रैप के मुतालिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, बताया जा रहा है लोगों को। थ्यूसिडाइडीज़ बुनियादी तौर पर एक जनरल रहे, एक हिस्टोरियन रहे। 460 कबल मसीह से 400 कबल मसीह तक इनका दौर रहा। इन्होंने एक बुनियादी तौर पर पेलोपोनेशियन वॉर में शिरकत की थी, जो बिटवीन स्पार्टा और एथेंस के दरमियान हुई, यानी स्पार्टा और एथेंस जो पुरानी कदीम यूनानी
रियासतें थीं उनके दरमियान ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें इन्होंने एक जनरल का किरदार भी अदा किया था। और ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि इसी ज़माने में एक बड़ी वबा भी फैली थी जिसने इनको भी मुतासिर किया था, लेकिन ये उसमें बच गए थे। उसके बाद इन्होंने इसकी हिस्ट्री लिखी, फिर एक टर्न डेवलप हुई जिसको हम थुसिडाइडिस ट्रैप कहते हैं। यानी इसमें ये बात कही गई थी कि क्या वाक़तन एक जब राइजिंग सुपर पावर होती है, जब एक सुपर पावर उसका उरूज हो रहा होता है, और जो इस्टेब्लिश सुपर पावर होती है यानी जो दुनिया में कायम होती है सुपर पावर, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्लैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह थी कि एथेंस जो उस ज़माने में राइजिंग सुपर पावर था, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, और स्पार्टा जो एक एस्टेब्लिश मिलिट्री पावर था, स्पार्टा की तारीख हमेशा से ये रही कि वो जो उनके यहाँ हुकूमतें होती थी वो अपनी मिलिट्री माइट पर जोर देती थी। तो इन दोनों के दरमियान क्लैश हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें एथेंस को शिकस्त हुई थी। क्योंकि एथेंस ये कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस इसके मुतालिक बात करते हैं, बहुत से फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स, ख़ास तौर पर सुकरात ने भी ये बाद में बात कही थी कि एथेंस को शिकस्त इस वजह से हुई क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात की जा सकती है जो इस जंग की सूरत में निकले थे, या डेमोक्रेसी की जो जमहूरियत की सूरत हाल थी एथेंस पे, उस पर बात की जा सकती है। क्योंकि काफ़ी मामलात में जो वहाँ पर इत्तेफाक नहीं होता था, और उनकी जो पॉलिसीज़ भी थी उसमें इतना ज़्यादा इख्तलाफ होता था कि एथेंस के लोग एक पॉलिसी पर एग्री नहीं कर पाते थे। यही बात हम थोड़ी सी यहाँ पर अमेरिका और चाइना के तनाजुर में भी देख सकते हैं कि अमेरिका में चूँकि जमहूरियत है और चाइना में जमहूरियत नहीं है, तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, लेकिन बहरहाल मुमासलत पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है इस सूरत हाल में कि चाइना में एक पॉलिसी बनाई जाती है, उस पर अमल किया जाता है, जबकि अमेरिका में ये सूरत हाल नहीं है, और काफ़ी जो इत्तफाक की सूरत हाल नहीं है, काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन इस बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका अपनी सुपर पावर की ताकत खो चुका है। आज भी उसके पास बड़ी बहरी ताकत है, और वो अपने अलाइज की मदद से, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडिया और जापान और दीगर दूसरे इत्तेहादियों की मदद से चाइना को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है इसमें से फ़िलीपींस और इंडोनेशिया की मदद भी हासिल हो जाए। वक्तन फ़वक्तन हम ये बात आपको इसके मुतालिक हालात सामने लाते रहेंगे, बताते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे कि क्या हो रहा है। थोड़ी सी इसकी और मज़ीद आपको तारीख से एक मिसाल देते हैं। चंगेज़ खान के ज़माने में क्या हुआ था। चंगेज़ खान, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगोलिया के बहुत बड़े मशहूर और मारूफ हुक्मरान गुज़रे, जिन्होंने 12वीं सदी ईस्वी और 13वीं सदी ईस्वी के दौरान ताकत पकड़ी। उन्होंने चाइना को भी शिकस्त दी थी, और इसके बाद जो है फिर अपने पूरे मंगोलिया और चाइना पर उनका कंट्रोल हासिल हो गया था। यही वजह थी कि वो ट्रेड जो ब्लैक सी के हवाले से होती थी, थोड़ा सा हम नक्शे में आपको ब्लैक सी दिखाएंगे भी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी में जो सिल्क रूट गुजरता था, जो ये पूरा ट्रांसऑक्सेनिया, अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं और इसको देखें तो ये उज़्बेकिस्तान और तमाम ममालिक, काज़ाकिस्तान, इस जगह से गुजरते हुए लोग, ताजिर जो थे वो ट्रांसऑक्सेनिया के ताजिर जो थे, खुरासान के ताजिर जो थे, वो यहाँ से गुजरते थे और चाइना आकर उनका सामान बिकता था। लेकिन जब बाद में चंगेज़ खान का कब्ज़ा हो गया चाइना पर, तो उन्होंने ये ख्वाहिश जारी की थी कि इस इलाके में जो ख़ारज़म की सल्तनत कायम थी उससे तिजारत अच्छी की जाए, ताकि इस पर पैसा ज़्यादा कमाया जा सके और देखा यह जा सके कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में, यानी जो उस ज़माने में तिजारत हो रही थी, उस पर कोई अपना इन्फ्लुएंस कायम किया जा सके। ख्वारज़म की सल्तनत के मुतालिक थोड़ा सा हम बता सकें कि उस ज़माने में वो एक इस्टेब्लिश सुपर पावर थी जो करीबन इस तमाम इलाके पर कायम थी। या आप देख सकते हैं वस्त एशिया का तमाम इलाका जो था वो उसके कब्ज़े में था। वो ये चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर भी ये फेयर पाया जाता था कि चंगेज़ खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सके, क्योंकि प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा था कि वो उनके अंदर ये खौफ डेवलप हो चुका था कि हो सकता है कि चंगेज़ खान उन पर हमला करें और उनकी ट्रेड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। यही वजह थी कि जब उन्होंने अपने ताजरे एक ट्रेड डेलीगेशन को भेजा था चंगेज़ खान के सामने, क्योंकि ट्रेड हो रही थी, उसमें उन ताजिरों ने ये मुतालबा किया था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, क्योंकि वो ये समझते थे कि उनको ये लगता था कि चंगेज़ खान चूँकि इन तमाम तिजारती कवानीन से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए उनके माल को ज़्यादा कीमत मिल सकेगी। और कुछ शायद उनका ख्वारज़म के ताजिरों का ये भी ख्याल था
کہ اس طریقے سے وہ چنگیز خان کی جو ہے وہ بےعزتی بھی کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال ہوا یہ کہ بعد میں پھر چنگیز خان کو پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے وہ کافی ناراض ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کری کہ خوارزم کی سلطنت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات ہیں جو وہ بہتر کیے جائیں۔ اس نے تقریباً 500 تجارتی جو تجارت کرنے والے تھے، تاجر لوگ تھے، ان کا وفد خوارزم کی سلطنت کے لیے بھیجا تھا تاکہ کوشش یہ کی جائے کہ تجارتی تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اترار کے حاکم نے غائر خان جس کا نام تھا، اس نے ان تمام لوگوں کو قتل کرا دیا تھا، جس پر ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک کرائسس بٹوین چنگیز خان اور خوارزم کے درمیان قائم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ بعد میں پھر اس نے خوارزم کی سلطنت کے خلاف ایک بہت بڑے ایکسپیڈیشن، ایک بہت بڑی لڑائی کی صورت میں جنم لیا، جو زمانے کی ایک لحاظ سے ورلڈ وار تھی۔ اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ آپ کو تھوڑا سا ہم خوارزم کا نقشہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہ ان علاقوں پہ خوارزم کی سلطنت قائم تھی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اس تمام علاقے پر جو ہے چنگیز خان نے پھر حملہ کیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ فیوریس تھا، بہت زیادہ غصے کی حالت میں تھا کہ اس کے تاجروں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ اس نے کمپنسیشن بھی مانگی تھی، وہ بھی نہیں دی گئی تھی خوارزم کی سلطنت سے۔ یہی وجہ ہوئی کہ پھر بعد میں جو ہے اس تمام سلطنت سے خوارزم کو ہاتھ دھونے پڑے تھے اور اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ ایک اور وجہ اس کی ہم تھوڑا سا مزید بتاتے چلیں کہ اس کی وجہ الائس کا بیچ میں آ جانا بھی تھا۔ ایک زمانے میں کارا خطائی نام کی ایک سلطنت یہاں پر قائم ہوئی تھی، تھوڑا سا ہم اس بتا سکتے ہیں، جس سلطنت کو چنگیز خان نے ختم کر دیا تھا۔ لیکن یہ چونکہ اس بڑے اسپین پر نہیں پھیلی ہوئی تھی، اتنے بڑے علاقے پر نہیں پھیلی ہوئی تھی، جب چنگیز خان کا ظہور ہوا اور کافی حد تک سمٹ گئی تھی۔ لیکن اس کے جو ماننے والے تھے، اس کو ویسٹرن لیاؤ امپائر بھی کہا جاتا تھا، اس کے ماننے والے عیسائی ہوتے تھے اور یہ بنیادی طور پر خوارزم کی سلطنت کے اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ ان لوگوں کو علاء الدین خوارزم شاہ نے پرووک کیا تھا کہ وہ چنگیز خان کے خلاف مسلسل سازشیں کریں، لڑائی لڑیں، جس کی وجہ سے پہلے سے ہی حالات خراب تھے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کا جو ان کی امپائر قائم تھی، اس میں گلگت بلتستان کا علاقہ اور افغانستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ اس کو مزید تھوڑا سا ہم بڑا کر کے دکھائیں گے، جس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اس علاقے میں ان کی حکومت قائم تھی۔ تو بہرحال یہی تھوڑا سا معاملہ ہمیں یہاں پر بھی چائنا اور امریکہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، جہاں امریکہ چائنا کے جو پڑوسی ممالک ہیں، جو اس کے الائز ہیں، ان کو پرووک کر رہا ہے اس طریقے سے، اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بڑی لڑائی چھڑتی ہے تو وہ پھر آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ وہ پھر ایک عظیم عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لے گی، جو ایک اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے تھوڑی سی بات کری تھی، اب تھوڑی سی بات کریں گے مودی سرکار کے متعلق۔ مودی سرکار اس سلسلے میں وہی کردار قریباً عطا کر رہی ہے جو ویسٹرن لیاؤ امپائر نے کردار ادا کیا تھا۔ یہ پرووک کر رہے ہیں، مستقل پرووک کر رہے ہیں چائنا کو، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جو ٹک ٹاک اور دوسری ایپس پر پابندی لگائی ہے، اس سے وہ وقتی طور پر چائنا کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، ٹریڈ کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوئی اس سے بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے چنگیز خان نے ویسٹرن لیاؤ امپائر کو ختم کر دیا تھا، اس طریقے سے چائنا بھی ہو سکتا ہے وہ انڈیا کو شدید نقصان پہنچائے۔ واللہ عالم بالصواب، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے اور کس صورت یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے متعلق ہم مزید بات کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو فالو کرتے رہیں۔ ہم اس کے متعلق مزید آپ کو تاریخی ایگزامپلز کے حوالے سے بتاتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔